समानता, सम्मान और न्याय संबंधित वादों के लिए आपकी समिति की विशेष भूमिका रहती है, आपकी संकल्पना रहती है। 1968 से देश में संसदीय प्रणाली के तहत इसको संसद की निर्दिष्ट कार्य समय के अलावा बारीकी से सभी विषयों को, वास्तव में ये सारी बारीकियों से इस विषय को समीक्षा करना इस समितियों की काम है। लोकसभा में, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे ऐसे विषयों की सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अनुभव करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रजातंत्र को देश की नीचे स्तर तक ले जाना, विभिन्न राज्यों तक ले जाना, राज्यों के अनुभव को समझना, इस प्रकार की विशेष पहल के लिए मैं उड़ीसा की ओर से और देश की ओर से माननीय लोकसभा स्पीकर का आभार प्रकट करता हूं। उनको अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभेच्छा प्रजातंत्र को नीचे तक ले जाने के लिए। और कहां आप ले आए मित्रों, मैं आप सभी को उड़ीसा में, इस जगन्नाथ की धरती में, और आप इस समय में आए हैं जहां ये सब किसानों की प्रदेश है, देश हमारी किसानों की है। किसान जब अपना पहला फसल उगाता है और वो पहला अर्घ्य महाप्रभु को और भगवान को, अपने इष्ट को देता है। कल ऐसा ही एक उत्सव उड़ीसा में हम लोगों ने संपन्न किया है। उड़ीसा के किसान कल पहली बार अपना उत्पादित शस्य को महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माता समलेश्वरी तथा पाटनेश्वरी ऐसे अनेक देवा देवियों के सामने प्रस्थापित करके घर में सभी आत्मियों के साथ अन्न ग्रहण करते हैं। मैं आप सभी को भारत के इस बृहद परिवार में नुआखाई की, इसको हम लोग नवान्न कहते हैं, नुआखाई कहते हैं, इस नुआखाई की पवित्र पावन अवसर पे उड़ीसा में भी स्वागत करता हूं। मित्रों, उड़ीसा वो भूमि है 261 ईसा पूर्व इस प्रदेश में जहां हम लोग बैठे हैं, इस भूखंड में एक बड़ा महासंग्राम हुआ था। उसको कलिंग युद्ध के नाम पे जाना जाता है। कलिंग युद्ध की उन दिनों में अध्यक्ष जी हरिवंश जी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार या उस समय में साहित्य को मार्जन करने वाले कोई बड़े उड़ीसा की ओर से बड़े साहित्यकार और पत्रकार नहीं थे। आज कलिंग युद्ध को अगर हम वर्णन करते हैं, कलिंग युद्ध में इसीलिए उसको उल्लेख किया, आप सब प्रजातंत्र की प्रैक्टिशनर है, पुजारी हैं। कलिंग युद्ध के समय में ये इतिहासकार मानते हैं, उस समय में कलिंग में गणराज्य होता था, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी। तब वहां मगध की ओर से सम्राट अशोक की महापराक्रम सेना था। उड़ीसा की ओर से प्रजातंत्र में विश्वासी एक गणराज्य था, एक सामूहिक नेतृत्व था। इतिहासकार लिखते हैं, हमको 1 लाख लोगों को, सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध के कारण सम्राट अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक हुए। यहीं से बुद्ध की विचार विश्व में गया, ग्लोबलाइजेशन इसी भूमि से शुरू हुआ। यह तो एक प्रकार की इतिहास की वर्णन है। दूसरे प्रकार के इतिहास के वर्णन में एक उड़िया व्यक्ति के नाते आपके सामने रखना उचित मानता हूं। हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं। आज से 2500 साल पहले हमारी प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारण विश्व में शांति प्रतिष्ठा हुई थी। हमने हथियार नहीं छोड़ा था। यह कोई डिसआर्मामेंट, अस्त्र रहित कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमने जान गंवाया था, हमने बलिदान दिया था, हमने अपना स्वाभिमान, मर्यादा और अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। और आने वाले आगे के दिनों में उड़ीसा में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा हुई। उड़ीसा के हर एक जिले में कोई वंचित वर्ग व्यक्तियों के नेतृत्व में, वो वीर सुरेंद्र साय हो, आदिवासी समाज से थे, लक्ष्मण नायक हो, बिरसा मुंडा की विरासत यहां तक भी पहुंचती है। निर्मल मुंडा के बारे में आपने उल्लेख किया। यहां अनेक इस प्रकार रघु, जहां से हमारे अध्यक्षा जी आते हैं, उन्हीं की भूमि है, रघु दिवाकर की भूमि। यहां के लोगों ने, यहां के वंचित वर्गों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा था। मैं डॉक्टर BR आंबेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हीं की बदौलत आज हमारी संविधान व्यवस्था बनी है और आप संविधान के सब अंश विशेष हो। आरक्षण, कल्याणकारी योजनाएं, कानूनी सुरक्षा और सकारात्मक नीतियों के बारे में बारीकी से अध्ययन करके इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में आप केवल नीति समीक्षा के संरक्षक ही नहीं हो, आप न्याय के प्रहरी हो, समावेशन की और वाहक और परिवर्तन के आप उत्प्रेरक हो। आप सुधारात्मक कार्रवाई, बजटीय संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप आप लोगों की कार्यकाल, आपकी दायित्व है।
एक समावेशी समाज हो, समावेशी विकास सबकी हो, यह आपकी दायित्व बनता है। मैं आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक तथ्य आपके सामने सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी तथ्य है। 1999 में देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पहली बार देश में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी। उसकी पहला मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी बने। ये हमारी विचार की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोट करता हूं, जो वंचित है उसे वरीयता देना आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीब, वंचितों और दलितों, पिछड़े आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनकी सपने को हमने संकल्प में बदलना है। ये मित्रों, ये संभव होने से, ये इसको पूरा करने से ही ये संवैधानिक आवश्यकता है। इसको पूरा करने से ही 2047 तक हम विकसित देश के रूप में खुद को साबित कर सकते हैं। मित्रों, मैं संसदीय समिति के प्रति मैं भी उत्तरदायी हूं। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। मैं पिछले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर समीक्षा करके इसे समझता हूं, अगर समाज में पिछले 78 साल की आजादी के उपरांत हम इस बार 79 आजादी की दिवस बनाए, अभी तक इस 8 दशकों के अंदर हम खुद को आत्मसमीक्षा करते हैं, आज भी शिक्षा समावेशी होना बाकी है, सर्वस्पर्शी होना बाकी है, सब तक पहुंचना बाकी है। अगर कोई वर्ग उससे ज्यादा वंचित है तो समाज के वंचित वर्ग वंचित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वंचित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही हमको मार्गदर्शन करती है। ये सभी के लिए एक समता केंद्रित सुधार, वंचित समूहों पर विशेष जोर देना, यही हमारी शिक्षा नीति की एक मूल मंत्र है। समग्र, समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति हमारी दायित्व है। मित्रों, उसके अगर मैं 2-3 उल्लेखनीय उपलब्धि पिछले 11 साल के आपके सामने में रखूं, हमने एक विषय को रिकॉग्नाइज किया। मातृभाषा आधारित शिक्षा होने से व्यक्ति की मौलिक चिंतन परिप्रकाश होती है। आदिवासी इलाका में, वंचित वर्गों में, जनजातियों में अपना अपना भाषा है। पिछले 11 साल में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से 117 प्राइमर बनाया गया है, द्विभाषी बनाया गया है, जिसमें आदिवासी बच्चों को पढ़ने में, समझने में सहूलियत होती है। उसमें उड़ीसा में भी 17 भाषाओं में ऐसे प्राइमर बनाई गई है। मैं अगर आपको एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2014 में देश में जितने अनुसूचित जाति के छात्र थे, उससे 2022 की एक तथ्य के आधार पर उसको मैं तुलना करूं तो उसमें 44% ग्रोथ हुई है अनुसूचित जाति की छात्रों में। पहले 46 लाख विद्यार्थी होते थे, आज 66 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जाति में छात्राओं की, महिलाओं के नामांकन 51% बढ़ी है। सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिली, 51% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जनजाति छात्रा के नामांकन में 65% की ग्रोथ हुई है 14 और 22 की तुलना में। पहले 16.41 लाख विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 27.1 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों में सबसे अगर किसी वर्ग का ज्यादा प्रगति हुई है, महिलाओं की प्रगति हुई है, 80% बढ़ोतरी हुई है। आज संजोग देखिए, आज हमारी उड़ीसा की सुपुत्री, जनजाति समाज की एक वरिष्ठ नेत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। पिछले 10 साल में शिक्षा की प्रगति सबसे ज्यादा हुई महिलाओं के अंदर। हमारी एक मांग, बहुत मेरे वरिष्ठ सांसद साथी यहाँ हैं, जब अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण में हम संसद में अपने कामकाज का उत्तरदायित्व रखते हैं, एक प्रश्न सदैव आती है कि भाई SC/ST व्यक्तियों के लिए नौकरी में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके बारे में आप आपकी राज्यों में और केंद्रीय स्तर पे आप विशेष दायित्ववान होते हो, चिंतित होते हो। मित्रों, मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो हमने संविधान में बाबा साहेब की कल्पना के कारण हमने आरक्षण की व्यवस्था की, हमने उसको संवैधानिक दायित्व मानते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2018-19 तक व्यवस्था तो थी, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती थी, इनके लिए पद रिक्त रखा जाता था। एक बार इंटरव्यू में अगर वो पद नहीं भरता है, तब उसको
नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी में परिवर्तित करके उसको जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाता था। केवल कागज में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार कोई दिखाया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने देश में आपके माध्यम से कानून लाया। पहली बार देश में कानून बनी, अगर वो पद खाली रहता है तो खाली ही रहेगा। जब तक ये भरा नहीं जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी की कैंडिडेट के द्वारा, तब तक इसको भरा नहीं जाएगा। नॉट फाउंड सुइटेबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की पन्नों में पहुंचा दिया है। आज तो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की नौकरियों में जिनके अधिकार है उनके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। अध्यक्ष जी, आपकी उपस्थिति में और राज्यसभा उपसभापति की उपस्थिति में मैं आपको सुखद सूचना एक देना चाहूंगा। हमारी राज्य उड़ीसा देश की पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर 1936 में एक नया प्रशासनिक रूप लिया था। संजोग देखिए, देश और 22 साल के बाद आजादी का शताब्दी बनाएंगे और हम भाषा भित्तिक राज्य के रूप में और 11 साल के बाद अपना शताब्दी बनाएंगे। यह उड़िया लोगों के लिए और देशवासियों के लिए अमृत काल है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही शर्त है, समाज के वंचित वर्ग अगर ऊपर आएंगे तब जाके समाज विकसित हो पाएगा, उड़ीसा विकसित हो पाएगा, हमारे देश विकसित हो पाएगा। हमारा देश, अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लाल किले की प्राचीर से, हम 100 साल पहले स्वराज्य के लिए लड़े थे। अभी हमारी दायित्व बनता है समृद्धि के लिए लड़ाई करना। अभी लड़ाई तो नहीं करना, दायित्व लेना है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारी मंत्र है। आज की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में निश्चित रूप में समाज के वंचित वर्गों के लिए सारे माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की सुचिंतित परामर्श जो अपने अपने समितियों में होती है, आज इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आपके मार्गदर्शन में बेस्ट प्रैक्टिसेस का आइडिया एक्सचेंज करते हुए सरकार में बैठे हुए हम जैसे मित्रों को आप परामर्श देते रहोगे। आपके परामर्श से ही नीति बनेगी, नीति से कल्याण ही होगा। मैं फिर आपको एक बार आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा में इस सम्मेलन को आयोजन करने का अनुमति देने के कारण। उड़ीसा की विधानसभा के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, आप उसकी मेजबानी करने के लिए। आप सभी को इस पवित्र भूमि में फिर एक बार स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।